नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी की एक और लोकप्रिय कहानी यातना चक्र। मालती जोशी के लिए अलग से उनका परिचय देने की अब कोई आवश्यकता नहीं, इतनी पॉपुलर है वो। तो आइए सुनते हैं कहानी यातना चक्र। अक्टूबर की वो सुबह, सुहानी सुबह, उन दो पत्रों ने खराब कर दी थी। पहला पत्र था बड़ौदा वालों का, जो पिछले हफ्ते यहाँ भोपाल दर्शन के लिए आए हुए थे। दोनों भाई बहन 2-3 दिन तक ऐश करते रहे। भाई भाभी की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते रहे। भैया की जीप में वन विहार और भारत भवन घूमते रहे और फिर ढेर सारी आशाएं जगाकर रवाना हो गए। अब पूरे 15 दिन बाद उनके बड़े भाई का पत्र आया है कि और तो सब ठीक है, पर लड़की जरा बड़ी लगती है। ये क्या बात हुई भला? ये तो पहले ही बता दिया था कि लड़की की उम्र 34 वर्ष 3 महीने है, कद 5 फुट 2.5 इंच, वजन 130 पाउंड और रंग गेहुआ है। पिछले 12 वर्षों से कन्या महाविद्यालय में पढ़ा रही है। इतने सुविस्तृत वर्णन के बाद एक अदद फोटो भी भेजी गई थी। ये सब जान लेने के बाद ही श्रीमान यहाँ पधारे थे और यहाँ आकर उन्हें ये इल्म हुआ कि लड़की जरा बड़ी लगती है। तो श्रीमान जी क्या अपने आप को चंकी पांडे या आमिर खान की पीढ़ी का समझ रहे थे? खुद भी 40 को छू रहे थे और उनका एक ही प्लस पॉइंट था कि वो अब तक कुंवारे थे और शायद इसीलिए किसी षोडशी की आस लगाए बैठे थे। दूसरा पत्र बम्बई के एक सज्जन का था। उन्होंने अपने बेटे के लिए अखबार में इश्तहार दिया था और भैया ने अविलंब उसे लपक लिया था। उन्होंने लिखा था, आपका प्रस्ताव हमें पसंद आया और हम लोग शीघ्र ही कन्या को देखने आएंगे, पर उससे पहले एक दो बातों का खुलासा होना बहुत जरूरी है। आपने लिखा है कि आपकी बहन पिछले 12 वर्षों से सर्विस में है, तो कृपया बताएं इस दौरान कहीं उसने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है जिसकी किश्तें उसके वेतन से कट रही हो। दूसरी बात यह है कि क्या उसका अपना बैंक अकाउंट है या उसका कोई जॉइंट अकाउंट तो नहीं है। इस तरह की पूछताछ शायद आपको नागवार गुजरे, पर मैं मजबूर हूँ। आप तो जानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मेरी बड़ी बहू अपनी माँ की इकलौती बेटी है, ढेर सारी प्रॉपर्टी है, पर मेरा बेटा एक पाई का भी हकदार नहीं है। माँ बेटी का साझा अकाउंट है, कैसी भी मुसीबत क्यों ना आन पड़े, माँ की मर्जी के बिना हम एक धेला भी नहीं छू सकते। मेरी छोटी बहू बैंक में पीओ है। पिता का मकान बनवाने के लिए उसने बैंक से लोन लिया था। शादी को 8 साल हो चुके हैं, पर अब तक वो किश्तें चुका रही है। इसीलिए अब मजले के वक्त में सारी बातें पहले ही साफ कर लेना चाहता हूँ। महाशय वाकई दूध के जले हुए थे और अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, पर उनके स्पष्टवादिता की आड़ में झांकती उनके धन लोलुपता ने मन खट्टा कर दिया। दोनों ही चिट्ठियां बुड़ी मुड़ी करके भैया ने डस्टबिन के हवाले कर दी। फिर भी मन उदास तो बना ही रहा। उस मनस्थिति में भीड़ भरी सड़क पर लूना चलाने का मन न रहा। मजबूरन ऑटो करना पड़ा और पहली झड़प ऑटो वालों से ही हो गई। मीटर के हिसाब से 9 रुपए 60 पैसे बन रहे थे। मैंने 10 का नोट थमाया तो हजरत सलाम मार के चले गए, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। गिनकर 9 रुपए 60 पैसे उसे थमाए और 10 का नोट वापस ले लिया। सुबह 10 बजे कॉलेज के गेट पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। इस नोक झोंक का लुत्फ कई लोगों ने उठाया होगा। तभी तो स्टाफ रूम में पैर देते ही देखा मिसेस मल्होत्रा मिसेस गुप्ता की ओर देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रही हैं। मेरे तो तन बदन में आग लग गई जैसे। कसेले स्वर में कहा, मिसेस गुप्ता, लोग बाग हमें कंजूस समझते हैं, पर क्या करें, पसीने की कमाई को यूं बेदर्दी से लुटाने की हिम्मत नहीं होती। हमारे यहाँ न ठेकेदारों का कमीशन आता है, न ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता है। हम शाह खर्च बने भी तो किस बूते पर। ये आप किसके लिए कह रही हैं? मिसेस मल्होत्रा झल्लाई। मैं तो एक बात कह रही हूँ, आप बुरा क्यों मान रही है? मैंने लापरवाही से कहा। मिसेस गुप्ता मेरी बात को अनसुना करके मिसेस राय के कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। चमची कहीं की। मिसेस मल्होत्रा से रोज लिफ्ट मिलती है ना, इसलिए उनके आगे पीछे डोलती रहती है। पहला पीरियड बीएससी सेकंड ईयर वालों का था, वैसे ही बीए क्लास बदनाम है, और आज तो उन्होंने बदतमीजी की हद ही कर दी। निरुपाय होकर 2 लड़कियों को क्लास से बाहर करना पड़ा।
दोनों बरामदे में खड़ी होकर पूरे पीरियड भर नारेबाजी करती रही। क्लास से निकलकर लैब में गई तो वहाँ लैब असिस्टेंट से भी कहासुनी हो गई। लगा जैसे सब के सब मुझे चिढ़ाने पर आमादा है। आखिरी पीरियड में प्रिंसिपल ने मुझे बुलावा भेजा। मैं तो भरी बैठी थी। अगर वे जरा भी ऊंचा बोलती तो मेरा जवाब तैयार था, पर मुझे मौका ही न मिला। वे नाराज नहीं हुई, बल्कि बड़ी बहन की सी ममता से मुझे देर तक ऊंच नीच समझाती रही। शाम को घर लौटी तो एकदम पस्त हो चुकी थी मैं। चाय पीकर जरा लेटने का प्लान कर रही थी कि भैया दफ्तर से लौट आए। आते ही बोले, प्रेमा जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, एक सज्जन आ रहे हैं। ओह नो, मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। ऐसे निराश नहीं होते पगली, ये आदमी मुझे काफी रिजनेबल लग रहा है। शुरू में सभी ऐसे ही लगते हैं। बाय द वे, व्हाट इज ही? टोलटेक्स में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, घर में माँ है और 2 बच्चे हैं। पहली का देहांत 4 साल पहले तीसरे प्रसव के दौरान हुआ था। कमाल करते हैं आप भी, क्या सारी बातें आप एक साथ ही पूछ डाली? गनीमत है कि डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर नहीं आए उनसे। अगर तुम्हारी ननद रानी कहेंगे तो वो भी ले आऊंगा। ये सारी बातें मैं उसी के लिए तो करता हूँ। इसमें गलत क्या है भाभी? आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि पहली पत्नी जलकर तो नहीं मरी, या कहीं पंखे से तो लटक कर नहीं मरी। उसने सल्फास की गोलियां खाई थी या टिक 20 का सहारा लिया था। ये सब बातें पहले से जान लेने से रणनीति बनाने में सुविधा रहती है। बात को मैंने भरसक मजाक का पुट देने का प्रयास किया था, पर कोई हंसा नहीं। दरअसल ये विषय हम लोगों के लिए अब इतना पुराना हो चुका है कि ना इस पर हंसी आती है और न रोना। पहले तो मुझे दुहाजू इस शब्द से चिढ़ होती थी, पर जब से मैंने 30 पार किया है तब से लिस्ट में विधुरों का भी समावेश होने लगा है। पहले 2-3 साल तक तो मैं बच्चों से उज्र करती रही, पर अब अम्मा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया है। अब इतनी उम्र पे पता नहीं तुम्हारी कोख फले न फले। पहली का एकाध हो तो अच्छा ही है, बुढ़ापे में कुछ तो सहारा होगा। प्रैक्टिकल होना तो कोई हमारी अम्मा से सीखे। दूर पास के रिश्ते में जैसे ही किसी महिला की मृत्यु का समाचार मिलता है, अम्मा वहां मेरे लिए संभावनाएं तलाशने लगती है। कई बार तो मुझे लगता है कि हम लोग कौवे हैं जो पिंडदान के भात के लिए घात लगाए बैठे हैं। प्रेमा, 6 बजने को है, तैयार हो जाओ, भैया ने अपने सौम्य स्वर में फिर एक बार याद दिलाया। मैं अपनी तंद्रा से जागी, कमरे में आकर बाल खोल लिए और ड्रेसिंग टेबल के सामने सुन्न होकर बैठी रही। तैयार होने का कोई उत्साह ही मन में शेष न था, बस एक खाना पूरी करनी थी। उत्साह भी बेचारा कब तक साथ देगा? उम्र की 16वें साल में वसंत से यह सिलसिला शुरू हुआ है। शुरू में बड़ी उमंग थी, अपने सपनों के राजकुमार को देखने की उत्सुकता भी होती थी। इस तरह का प्रत्येक कार्यक्रम मुझे रोमांचित कर जाता था, पर जब 10-5 नकार झेल लिए तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद तो ये रूटीन सा बन गया और अब तो विरक्ति सी होने लगी है। पहले पहले निराशा होती थी, फिर मैं अपमानित सा अनुभव करने लगी और अब तो कुछ असर ही नहीं होता। मन जैसे चिकना घड़ा हो गया है। बीच में कुछ दिन ऐसे भी आए जो मेरी सहन शक्ति को कसौटी पर कस गए। मुझसे 4-5 साल छोटी नीलिमा एकाएक बड़ी हो गई और मुझसे सुंदर निकल आई थी। लोग मुझे देखने आते और उसे मांग बैठते। कईयों से तो भैया ने झगड़ा भी कर लिया, पर बाद में अम्मा और बाबूजी ने सोचा कि शादी तो आगे पीछे हमें इसकी भी करनी है। बड़ी की आशा में इसे कब तक घर में बैठा रखेंगे? अगर आज इसे अच्छा घरवर मिल रहा है तो इसका लाभ क्यों ना उठाए? प्रेमा की भी आगे पीछे हो ही जाएगी। नीलम की शादी हुई और मैंने राहत की सांस ली। तब क्या पता था कि घर में एक और प्रतिद्वंदी मौजूद है। मुझे ही क्या, घर में किसी को भी इस बात का होश नहीं था कि टुइया से सुषमा मुझसे हाथ भर ऊंची निकल आई है और उसका रंग चंपई सा निखर आया है। हम लोग बेखबर थे तो क्या हुआ, देखने वाले तो चौकस थे। उसके लिए भी एक से एक प्रस्ताव आने लगे। कई लोग तो बिना किसी दान दहेज के उसे ले जाने को तैयार थे। बड़े प्रलोभन को कोई कब तक टालता? नीलिमा के 2 साल बाद सुषमा भी विदा हो गई। ओह, भयानक मानसिक उथल पुथल के दिन थे वे।
कई बार तो आत्महत्या करने का मन हुआ था मेरा। इधर मैं अपने भीतर जूझ रही थी, उधर नाते रिश्तेदार अपने व्यंग्य बाणों से मेरा जीना मुहाल किए दे रहे थे। शुक्र है भगवान का कि समय के साथ सब कुछ शांत हो गया। दोनों बहनें अपने अपने घर में रच बस गई हैं, दो दो बच्चों की माँ भी बन गई है और मेरा प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। बुआ, नंदिता अपना रैकेट घुमाती हुई भीतर दाखिल हुई और मुझे तैयार होते देख ठिठक गई। बुआ, कहीं जा रही हो? लूना चाहिए। मेज पर चाबी रखी है, मैंने साड़ी की पटली ठीक करते हुए कहा। उसने चाबी तो उठा ली पर गई नहीं, मेरी ओर देखती हुई यूं ही खड़ी रही। उसका यूं अपलक मुझे देखना मुझे नर्वस करने लगा। बुआ, पैसे चाहिए? अलमारी में पर्स रखा हुआ है। बुआ, आज क्या फिर कोई आ रहा है? मैंने उसकी ओर एक कठोर दृष्टिक्षेप किया, पर वो कोई मेरी छात्रा नहीं थी जो मेरे कठोर दृष्टिक्षेप से सहम जाती। सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, बुआ, आप बोर नहीं होती? इट इज टू डिस्गस्टिंग एंड सो इंसल्टिंग। लगा जैसे उसने मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। मैं तिलमिलाकर बोली, जाकर अपने बाप से क्यों नहीं ये सब बात कहती? वे ही तो रोज एक नमूना ढूंढ कर ले आते हैं। फिर भी तो लोग कहने से नहीं चूकते कि बहन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। उसने भी ताव खाकर कहा, दादाजी क्या चले गए, पापा की तो सब तरह से मुसीबत हो गई। इतना क्या कि वो दंदनाती हुई कमरे से बाहर हो गई और मैं हद बुद्धि सी उसे देखती रह गई। क्या ये वही नंदिता है जिसे रात रात भर कंधे पर डालकर मैं छत पर घुमा करती थी? क्या ये वही नंदी है जो रात रात भर मुझे सोने ना देती और मेरी गोद में बैठकर कहानियां सुना करती? आज तो वो पहचान ही नहीं जा रही। कॉलेज ज्वाइन किए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इसका बचपन भाग खड़ा हुआ। अब ये पहले से कितनी स्मार्ट, कितनी सुडौल और कमनीय लग रही है। मेरा जी धक से रह गया। क्या मेरे साथ अब ये भी दौड़ में शामिल होगी? क्या नीलिमा और सुषमा की तरह यह भी मुझे पीछे छोड़ देगी? इस बित्ते भर की छोकरी ने किस दिलेरी से पूछा था, बुआ आप बोर नहीं होती? कभी नीलिमा ने भी यही प्रश्न पूछा था, दीदी रोज रोज के इस प्रदर्शन से तुम्हें ऊब नहीं होती? प्रदर्शनी तो मेरी लगती रही पर इनाम वे लोग ले गई। अब शायद नंदिता की बारी है। इस अंधी दौड़ का कहीं तो अंत होगा ही। कभी तो मुझे इस दौड़ का समापन करना पड़ेगा। फिर आज ही क्यों नहीं? घंटी बजी और भैया लपक कर दरवाजे पर पहुंचे। अरे ये क्या, सतीश जी नहीं आए? भैया के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। नहीं आया, एक दबंग नारी स्वर गूंजा। बोला, आप ही जाकर देखा, मैं जाकर क्या करूंगा? मुझे देखना भी नहीं चाहते? सोचा होगा जरूरत भी क्या है, कुंवारी लड़की है, 2200 रुपये महीना कमाती है, दोनों बच्चों के बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन यह तो कोई बात नहीं हुई। लोग 4 पैसे की चीज भी खरीदते हैं तो देख कर लेते हैं। ये महाशय तो बीवी घर में ला रहे हैं। आज तक मुझे 20 लोग देख कर गए हैं, चाय नाश्ता गटक कर जाते हैं और फिर कोई मीन मेख निकाल कर टका सा जवाब दे जाते हैं। इतनी कोफ्त होती है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक कभी अपने आप को इतना अपमानित अनुभव नहीं किया। पर यह तो सरासर उपेक्षा थी, अवमानना थी। अम्मा को बाहर भेजकर भैया भीतर आ गए थे। भाभी से बोले, प्रेमा तैयार हो जाए तो बाहर ले आना, मैं छत पर बैठा हूँ। वे जाने लगे तो मुझे आवाज दे देना, रिक्शा तांगा जो कहेंगे वो ला दूंगा। भैया के ऊपर जाते ही मैंने रसोई का रुख किया। बस 2 मिनट, अभी चलते हैं। भाभी ने कहा, क्या बना रही हो? मैंने देसी घी की महक को नथनों में भरते हुए कहा, हलवा बना रही हूँ। ओफो भाभी, कितनी बार कहा है कि चाय बिस्कुट पे निपटा दिया करो, पर तुम तो पूरा सरंजाम कर देती हो। आज तो सचमुच यही नियत हो रही थी। मैंने नकुल से समोसे भी मंगवा लिए थे, पर सोचा बड़ी बुढ़िया आई है, अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, मेरे लिए अब तक कितने मन चीनी गला चुकी हो। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, सब वसूल हो जाएगा। यही तो रोना है। खैर एक बात तय है भाभी, आज का ये आखिरी शो है, इसके बाद तमाशा बंद।
एकदम क्या हो गया? कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है, तुम मेरे बाहर जाते ही अम्मा को भीतर बुला लेना। 2 मिनट रुको तो, मुझे हॉल का रास्ता मालूम है भाभी। तुम परेशान मत हो, मैंने कहा और धड़धड़ाती हुई हॉल में आ गई। महिला मंडल चौंक गया। अम्मा तो ऐसी सकपकाई कि बड़ी देर तक उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटा। अम्मा चाहती है कि मैं भाभी के पीछे पीछे हौले हौले डग भरती हुई सिया सुकुमारी से कमरे में दाखिल हूँ। कभी उनका ये भी आग्रह हुआ करता था कि कमरे में आते ही मैं अपने भावी ससुराल वालों की चरण वंदना करूं। लेकिन हर एरे गेरे के पैर पड़ना मैंने बरसों पहले छोड़ दिया है। एक बार संभावित वर के साथ में मेरी भूतपूर्व छात्राएं भी आधम की थी, बहन या भतीजी के रूप में। बस तभी से मैंने ये झंडा गाड़ दिया था। रही से मर्यादा आज समाप्त हो गई। भाभी कहाँ है? अम्मा ने डपट कर कहा। काम कर रही है और तुम्हें भीतर बुला रही हैं। अम्मा ताव खाकर उठी। उनके जाते ही मैंने पर्दा अच्छे से खींच दिया और सामने वाली कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। आप लोगों में से सतीश जी की माँ कौन है? दोनों भौचक होकर पहले मुझे और फिर एक दूसरे को देखने लगी। बड़ी देर बाद दुबली पतली महिला ने कहा, मैं सतीश की माँ हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, सतीश की मौसी। मौसी जी बुरा सा मुंह बनाकर बैठी रही। जाहिर था कि पहली नज़र में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। सतीश जी क्यों नहीं आए? मैंने दूसरा प्रश्न दाग दिया। वे फिर एक दूसरे को देखने लगे। फिर माँ जी ही बोली, बेटा वो तो शादी ही नहीं करना चाहता, मैं ही पीछे पड़ी हुई हूँ। आखिर बच्चों को कोई देखने वाला तो हो घर में, मैं क्या हमेशा बैठी रहूंगी? मैंने बहुत जिद की तो बोला, तुम जाओ, तुम्हें बहू चाहिए तो तुम्हें पसंद करके ले आओ। क्या पहली बहू भी आप ही ने पसंद की थी? हाँ, पहले तो हम ही दोनों पसंद कर आए थे, फिर पीछे से ये भाई बहन भी गए थे देखने। पहले वाली की तो बात ही और होती है, मौसी जी ने उसास भरकर कहा। अब तो ऐसा है कि बच्चों के लिए घर बसाना है। देखिए माँ जी, मैंने मौसी जी की बात को जरा भी तवज्जो न देकर कहा। मेरी उम्र 35 को छू चली है। पिछले कई सालों से मेरे लिए वर देखे जा रहे हैं। 20 बार मैं इस दर्दनाक अनुभव से गुजर चुकी हूँ। यूं कहिए कि एकदम लहूलुहान हो चुकी हूँ। फिर भी जंग जारी है। मैंने अभी हौसला नहीं खोया है, पर जिंदगी की ये लड़ाई मैं अपनी शर्तों पर लड़ती हूँ। पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि मैं उस आदमी को जरूर देखना चाहूंगी जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है। सतीश जी की यह दूसरी शादी हो सकती है, पर मेरी तो पहली ही है। मैं ही क्यों, कोई भी लड़की अपने होने वाले पति को एक बार पहले तो देखना ही चाहेगी। इतना सम्मान तो उसे आपको देना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो उन बच्चों को भी देखना चाहूंगी जिन्हें पालने की मुझसे अपेक्षा की जाएगी। आश्चर्य जैसे उन चेहरों पर पुत गया था। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी, पर उसी समय नाश्ते की प्लेटों के साथ भाभी ने कमरे में प्रवेश किया। पीछे पीछे अम्मा भी थी। मैंने चुपचाप खिसक लेना ही श्रेयस्कर समझा। उस रात घर का वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। अम्मा बेहद गुस्से में थी। उन्होंने कहने अनकहने सब सुना डाली। बोली, भाई तो बेचारा जूते चटका चटका कर कहाँ कहाँ से रिश्ते ढूंढ के लाता है, और लड़की ऐसी बेशऊर है कि किए कराए पर पानी फेर देती है। भैया शांत भाव से समझा रहे थे। मैं तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ प्रेमा, पर तुम्हें बताओ और उपाय भी क्या है? और सबकी बातों का मेरे पास एक ही उत्तर था, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, कभी नहीं। उस दिन शायद रविवार था। भैया भाभी ने बहुत दिनों बाद शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। अम्मा किसी सहेली के पोते के मुंडन समारोह में सुबह से गई हुई थी। नंदिता की सहेली क्या वीसीआर आया हुआ था, और नकुल अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने आया हुआ था। घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी और उस एकांत, उस शांति का मैंने भरपूर आनंद उठाया था। खाना खाकर बिस्तर में जो दुबक गई थी तो पूरा दिन वहीं गुजार दिया था। न टीवी खोला न चाय बनाई। सोच लिया था कि जब तक घंटी नहीं बजेगी उठूंगी नहीं। कम वक्त घंटी आखिर बजी गई। जरूर नकुल के दोस्त होंगे, जरा चैन नहीं लेने देते। वो तो गनीमत थी कि आज उनका मैच था, नहीं तो 20 बार उठना पड़ता।
भुनभुनाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। राजेश्वर दयाल जी यहीं रहते हैं? जी, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है, देर रात तक लौटेंगे। आप? मैं उनकी बहन हूँ। भाभी भैया के साथ गई हैं। दरअसल आप ही से काम था। भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? तब मुझे होश आया कि मैं दरवाज़ा घेर कर खड़ी हूँ। पीछे हटते हुए कहा, आइए, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। तो बुला लीजिए ना अंदर। उन्होंने पीछे मुड़कर आवाज़ दी, बबली पिंटू इधर आओ, आंटी बुला रही है। बच्चे जो सहमे से स्कूटर पर बैठे हुए थे अंदर आए। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आइए भीतर आइए। मैं उन लोगों को हॉल में लिवा लाई। घड़ी की ओर देखते हुए मैंने पूछा, बच्चे स्पाइडरमैन देखना चाहेंगे? शायद। मैंने टीवी ऑन कर दिया। सच, अजनबी लोगों को झेलना पड़े तो टीवी बहुत काम आता है। आप लोग देखिए, तब तक मैं पानी ले आती हूँ। हाँ, पानी तो हम ज़रूर पी लेंगे। वैसे हम लोग कुछ देखने नहीं, दिखाने आए हैं। मैं सतीश कुमार हूँ और ये मेरे दोनों बच्चे हैं। मुझे काटो तो खून नहीं। वहां से जो भागी तो सीधे कमरे में आकर ही दम लिया। आईने में शक्ल देखी, पूरे 12 बज रहे थे। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े साड़ी का सत्यानाश हो गया था। सुबह शैम्पू किए हुए बाल अब भी वैसे ही बेतरतीब, सूखे और उलझे हुए बने थे। क्या इम्प्रेशन बना होगा। मैंने मेहमानों को प्यासा ही छोड़ दिया और गैस पर चाय चढ़ा दी। अपने को ठीक करने के लिए मुझे इतना समय तो दरकार ही था। चाय और नाश्ता लेकर जब मैं बाहर आई तो मेरा होलिया एकदम बदला हुआ था, ठीक ठाक। अरे, आप तो बेकार तकल्लुफ करती रही। पानी ही काफ़ी था, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने नमकीन और बिस्कुटों की प्लेटें बच्चों की ओर सरका दी और अपनी कुर्सी की दिशा बदलकर एकदम मेरे सामने ही मुखातिब होकर बैठ गए। उनकी चौकस नज़रों को अनदेखा करते हुए मैंने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया। थैंक्स, उन्होंने कहा और कप उठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, आप भी और लोगों जैसी ही हैं। क्या मतलब? मौसी जी ने जो वर्णन किया था उससे लगा था कि मेरी मुलाकात किसी तोप किस्म की महिला से होगी। पर आप तो एकदम सामान्य हैं, औरों की तरह। आप भी तो अपने पहनावे को लेकर, देखने दिखाने को लेकर कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं। दिस इज़ वेरी फेमिनाइन, यू नो। क्या फेमिनाइन होना अपराध है? नहीं, अपराध तो नहीं, पर मौसी की बातों से जो इमेज बनी थी। मुझे मालूम है आपकी मौसी बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर नहीं गई। पुरानी पीढ़ी के है ना, इसलिए बुरा मान गई। उनका कहना था कि आप अपनी बात घर के किसी बड़े बुजुर्ग से कहलाती तो अच्छा रहा होता। देखिए, मेरी अब वो छुई मुई सी उम्र तो रही नहीं कि मुझे किसी माउथ पीस की जरूरत पड़े। माँ लेकिन बहुत खुश हुई। बोली कि अगर 10-5 लड़कियां भी ऐसी निकल आए तो लड़कों वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। आपकी माँ ने ऐसा कहा? हिंदुस्तान में लड़के की माँ तो ऐसी भाषा नहीं बोलती। वो लड़कियों की माँ भी है, 3-3 कन्यादान कर चुकी हैं। कड़वे मीठे सारे अनुभव उनके पास है, इसीलिए तो आपसे बहुत प्रभावित हुई हैं। और आप? मुझे भी आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने देखा कि आपकी बातों में दम है, इसीलिए तो बच्चों को यहाँ लिवा लाया। सोचा उन्हें भी आपसे मिलवाना चाहिए। उन्हें भी तो अपनी होने वाली माँ को देखने परखने का हक है। किसी अनजान व्यक्तित्व को एकदम से उनके ऊपर थोप देना भी तो उनके ऊपर अन्याय होगा। सतीश जी, मैंने गंभीर स्वर में कहा, एक बात ध्यान में रखिए, आप किसी को भी पत्नी बनाकर ले आइए, बच्चे एकदम से उसे माँ का दर्जा नहीं दे पाएंगे। बच्चों के मन में माँ की एक प्रतिमा होती है, वहां वे किसी दूसरी औरत की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये रिश्ता, ये संबोधन उन पर कभी भी थोपिए मत। सारी समस्या इसी हठधर्मी से जन्म लेती हैं। आप क्या मनोविज्ञान पढ़ाती हैं? जी नहीं, मेरा विषय केमिस्ट्री है। आपकी सोच तो बहुत गहरी है। मेरे पास इतनी फुर्सत जो है। स्पाइडरमैन खत्म हो गया था और वे एकदम उठ खड़े हुए।
चलो बच्चों, पहले आंटी की नींद खराब की, अब पिक्चर भी खराब करोगे क्या? मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। बच्चे शरीफ थे, पिता की एक ही आवाज़ पर उठ आए। नमस्ते आंटी। मैंने दोनों को प्यार से थपथपा दिया। बच्चे प्यारे थे जैसे कि होते हैं, और उनकी दादी ने उन्हें खूब सजा कर भेजा था। लड़की को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उन लोगों की माँ बड़ी सुंदर रही होगी। तभी तो श्रीमान जी को अब और किसी को देखने का चाव नहीं रहा। जानते हैं ना कि अब उतनी सुंदर पत्नी तो मिलने से रही। स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो मुझे होश आया। बच्चे पिछली सीट पर बैठकर मुझे टाटा कर रहे थे। मन हुआ दौड़कर जाऊं और पूछूं, बच्चों तुमने मुझे पास किया कि नहीं? ऐ नन्हे फरिश्ते, इस यातना चक्र से तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तुम पर ही मेरी आशाएं टिकी हुई है। तब तक स्कूटर आंखों से ओझल हो चुका था और पीछे धूल का गुबार छोड़ गया था। तो मित्रों, ये थी कहानी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई यातना चक्र। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोबारा मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।